गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, उठ गए सुबह सुबह। चलो ठीक है, आज फिर से पूरी एनर्जी के साथ संडे का इस्तेमाल करते हैं और एक और चैप्टर को हम फटाफट रिवाइज करते हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा है बेटा कि जो एक्सक्लूसिव लेक्चर है ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने साल भर अच्छे से पढ़ाई किया है, जो एक बार बायोमेंटर्स के सारे लेक्चर देख चुके हैं, बायोलॉजी के स्पेशली और फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो ये बेसिकली ब्रीफिंग है ना, आपके कोर कॉन्सेप्ट को ब्रश करने का एक तरीका है कि आप उनको चमका लें आप, ठीक है ना। उसके लिए हम ये कोशिश करते हैं, तो इसको क्रैश कोर्स से कंफ्यूज ना करें और इसको मेन लेक्चर का विकल्प ना समझें। ये हर बार की तरह मुझे एक डिस्क्लेमर देना पड़ता है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर हमने ये लेक्चर देखा और इससे इतना कवर नहीं हुआ उतना कवर। देखो बेटा ऐसा है, इस लेक्चर में हमारा पर्पस दो है, एक तो हम कोर कॉन्सेप्ट को ब्रीफली रिवाइज कर लें, दूसरा हम कुछ शॉर्ट नोट को बना लें यहां पे, ताकि एग्जाम के समय लास्ट मिनट रिवीजन में हमारी बड़ी हेल्प हो जाए वहां पे, ठीक है ना। तो बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि सर इवोल्यूशन का चैप्टर ले लो, इवोल्यूशन का चैप्टर ले लो, तो चलो आ गया इवोल्यूशन का चैप्टर, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे बेटा कि इस चैप्टर को पूरा फिनिश करें, पर मैंने जैसा पहले भी कहा ना बेटा कि वी हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है हमको। तो कभी कभी कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं थोड़े लंबे होते हैं बेटा, तो ड्यूरेशन लंबा हो सकता है, या चैप्टर को लेक्चर को दो हिस्सों में हम 2 बार में ले सकते हैं, ठीक है। मुझे भी नहीं मालूम होता, रिकॉर्डिंग करने जब मैं जाता हूं मुझे भी मालूम नहीं होता कितना लंबा चलेगा ये, ठीक है। चलो तो अभी हम जो है वो बात करेंगे बेटा किस पर, इवोल्यूशन पर बात करेंगे। आप बोलोगे सर कि इवोल्यूशन में जो है वो सडनली जो है वो ये तारे चमकते हुए कहां से आ गए। तो भैया ऐसा है कि इवोल्यूशन की जो कहानी है ना, उसकी कहानी में एनसीईआरटी भी खुद कहता है कि भैया जब आप जो है तारों को देख रहे होते हैं, चमकते हुए तारों को देख रहे होते हैं ना, तो वास्तव में आप जो है वो कई मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूरी से आती हुई जो है वो उस प्रकाश को देख रहे होते हैं। वो प्रकाश जो आपको दिखाई पड़ता है चमकता हुआ, वो पास्ट होता है एक्चुअली, वो बहुत पुराने, वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले चला होगा, अब जाके पहुंचा है। लाइट ईयर में हम प्रकाश की स्पीड को नापते हैं, ठीक। तो व्हेन पीपिंग ऑन द स्टार, तो हम बेसिकली पास्ट देख रहे होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इवोल्यूशन जो है समय के साथ घटने वाली एक घटना है, कि अब ये एक्चुअली होता क्या है इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी हमको नोट डाउन करना है, बिल्कुल शॉर्ट में नोट करना है, कोई लंबा चौड़ा इबारत नहीं लिखेगा, बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम, क्या, ठीक है। मैं आपकी सुविधा के लिए जो है वो नोट्स को बना लाया हूं पे, लेकिन मैं चाहता हूं, देखो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं पीपीटी इसका अपलोड कर दूं निकाल के, लेकिन मैं तब भी चाहता हूं आपसे, देखो मैं थोड़ा सा जो है आप मुझसे बात करते हैं ना कि सर आप हमको पीपीटी दे दो, ये दो, मैं बहुत सारी जगह पे आपका कंफर्ट थोड़ा कम करता हूं, और वो जानबूझ के करता हूं कि यदि आप घिसेंगे नहीं तो आप चमकेंगे नहीं, यदि आप घिसेंगे नहीं तो आप चमकेंगे नहीं, तो घिसना जरूरी है, समझ गए ना, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं बेटा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब क्या। पहला पॉइंट क्या, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट के, यानी जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जैव विकासी हम कहते हैं जैव विकासी जीव विज्ञान है, वो है कि वास्तव में धरती पर जो जीवित जीव है, जो लाइफ फॉर्म है, उनका इतिहास है, उनकी हिस्ट्री की स्टडी करने को बोलते हैं हमके। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन, जब हम बोलते हैं इवोल्यूशन का मतलब क्या है, इट इज द ग्रेजुअल चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है बेटा, प्लांट होता है। फोना का मतलब क्या होता है, एनिमल होता है। मतलब एनिमल और प्लांट में मिलियंस ऑफ ईयर में धीमे धीमे आने वाले जो परिवर्तन हैं, जो इस धरती पर आए हैं और मिलियंस ऑफ ईयर उसमें लग गए हैं, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशन इज ए ग्रेजुअल चेंज, के एक क्रमिक परिवर्तन होता है जो फ्लोरा के अंदर, प्लांट के अंदर, फोना एनिमल्स के अंदर हमको देखने मिलता है। तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है द ओरिजिन ऑफ लाइफ ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, के हम कहते हैं जीवन की उत्पत्ति इस यूनिवर्स या हम कहते हैं इस ब्रह्मांड में की नजर में एक यूनिक इवेंट है, क्योंकि ये जीवित जीव जो हैं ये आजीवित से अलग है। वी कैन अंडरस्टैंड थिंग, वी कैन सेंस द थिंग, हम चीजों को समझ सकते हैं, उनको सेंस कर सकते हैं, जो आजीवित से बिल्कुल डिफरेंट है, के। तो हमने क्या कहा कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो भी एक यूनिक इवेंट में शामिल होता है। तो पहले हमने 3 सिंपल पॉइंट लिखे हमने यहां पे, ठीक है, क्लियर। फिर अब हमको याद रखना है कि यूनिवर्स, अब देखो शॉर्ट में नोट कीजिए ताकि याद रहे आपको, कि यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ऐसा मानते हैं। अब देखो इसकी सही डेट निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, हो सकता है आज के 5 साल बाद कोई नया डेट आ जाए। अभी जो एनसीईआरटी में रखा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम। यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि एक बड़ा सा
दुम बड़ा धमाका हुआ होगा और यूनिवर्स पूरा बिखर गया सब तरफ, और अभी भी बिखर रहा है लगातार वो। ठीक है, अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। शुरुआती अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, याद रखिएगा। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर से डिफरेंट था, लेकिन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसे बना? जो गला हुआ जो मोल्टेन मास था, जो लावा था, उस लावा से गैस निकली और वो गैस थी वाटर वेपर्स थी, मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया थी, उसने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को बनाया। अर्थ पर लाइफ कब बना? तो ऐसा कहते हैं लाइफ का पहला चिन्ह, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ अर्थ बनने के 500 वर्ष के बाद, 500 मिलियन वर्ष के बाद आया। के अर्थ बनने के आफ्टर 500, हम कहते हैं लाइफ कब आया? 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ कब बनाए? अर्थ बनाए 4 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनाए, तो मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनाए, मतलब तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ का पहला सिंबल मिला हमें, फर्स्ट चिन्ह हमको वहां पर मिलता है। तो हम कहते हैं लाइफ जो है वो तकरीबन 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ बनने के 500 मिलियन वर्ष के बाद जो है आया। ठीक है, क्लियर? फिर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जीवन आया है बाहर से, कहीं से, दूसरे किसी प्लेनेट से डीएनए हमारे यहां पर आया है, दूसरे किसी प्लेनेट से आरएनए हमारे यहां पर आया है। तो कई साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ इज एलियन, वो कहते हैं जीवन धरती पे था ही नहीं, बाहर से आया। इसको बोलते हैं हम पैनस्पर्मिया के तहत। केवल नाम ध्यान रखना, केवल नाम ध्यान रखिए कि मतलब ये है कि लाइफ इज एलियन, जीवन बाहर से कहीं से आया है, पैनस्पर्मिया के। कुछ कहते हैं कि जीवन अपने आप बन जाता है, उसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं, कि जीवन अपने आप बन जाता है, कि जो भी चीजें होंगी, सड़ रहा होगा, गल रहा होगा, वहां पे लाइफ अपने आप बन जाती है, उसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं, ए बायोजेनेसिस का सिद्धांत कहते हैं। पर लुईस पाश्चर ने यह बताया कि नहीं, लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लुईस पाश्चर ने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया। इसके बारे में कहां बताया है मैंने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में बताया हुआ है, सेल थ्योरी के अंदर बताया। जब सेल थ्योरी पढ़ रहे थे, सेल थ्योरी का हमने कहा था, सेल थ्योरी का एक्सटेंशन रुडोल्फ विर्को का स्टेटमेंट देखा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुली। ठीक, उसका हमने कहा था एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को लुईस पाश्चर ने प्रोवाइड किया, तो हमने वहां पर बात की के। तो लुईस पाश्चर ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जीवन पहले से प्रेजेंट जीवन से ही बन सकता है के। और बाद में अब सबसे बड़ी बात है कि लुईस पाश्चर ने जब स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो है कहा कि लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहली बार जीवन कैसे आया होगा, फर्स्ट टाइम लाइफ कैसे बनी होगी? तो फिर उसके लिए जो है एक्सप्लेनेशन सामने आता है, जो है ओपेरिन और हेल्डाने का। ओपेरिन रशिया के साइंटिस्ट थे, हेल्डाने इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। ये एग्जाम में आ सकता है, इनका सिटीजनशिप आपको याद रखना है बेटा के, मैं कह रहा हूं आपके, ये एग्जाम में आ सकता है के। तो ओपेरिन रशिया के थे, हेल्डाने इंग्लैंड के थे। इन्होंने जीवन के बनने के लिए इन्होंने जो है वो बताया कि जीवन केमिकल इवोल्यूशन से बना होता है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल किसी प्रकार से रिएक्ट करते हैं तब ऑर्गेनिक केमिकल बनते हैं और उनका एक्यूमुलेशन होता है, और शायद उससे पहली बार लाइफ बनी होगी। तो हम कहते हैं, इसे बोलते हैं कीमोजेनी। क्या बोलते हैं इसको? हम कीमोजेनी कहते हैं। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं। और अब इसका प्रमाण किसने दिया? 1953 में एसएल मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक इक्विपमेंट तैयार किया, उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, उन्होंने कहा कि बिजली एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का सोर्स रखा उन्होंने के, और एक क्लोज फ्लास्क था, उसके अंदर जो गैसेस थी, मीथेन CH4, ठीक कर लेना इसको, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर के। मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर जो है उसके अंदर प्रेजेंट थी। 8 किस तापमान पे? 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। और इन्होंने जब इसको किया कुछ दिनों तक, तो पाया कि अमाइनो एसिड अपने आप बन गए। मतलब जो प्रिमिटिव गैस का कंपोजिशन था, उन्होंने उसको फ्लास्क के अंदर रखा, हाई एनर्जी प्रोवाइड किया उसको उन्होंने, और क्या देखा? उन्होंने देखा कि अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। जब हम एक छोटे फ्लास्क में ये सब कुछ कर सकते हैं, तो पृथ्वी तो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल लैब थी, तो वहां तो कुछ भी बन सकता है केमिकल। ठीक है ना? ये है जो है वो मिलर का जो है वो एक्सपेरिमेंट के। तो देखो आप, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, स्पार्क, जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क करे, जो बिजली चमकने का जो है वो एक प्रकार से अरेंजमेंट कर दिया उन्होंने के। फिर जो गैसेस थी वो थी मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स, हाइड्रोजन के। फिर उन्होंने क्या किया कि बॉइलिंग वाटर दिया उन्होंने, क्योंकि वेपर्स उस समय क्या था, धरती काफी गर्म थी, वाटर ऑलमोस्ट बॉइलिंग पोजीशन पे था के। तो उस प्रकार से उन्होंने एक प्रिमिटिव कंडीशन को क्रिएट किया और देखा कि जो है अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। ठीक है ना? क्लियर? तो ये सिद्ध किया उन्होंने कि लाइफ जो है वो इनऑर्गेनिक केमिकल से बन सकती है। आज ये पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ये पॉसिबल था। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं हम
कि तकरीबन फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ के हम इसको बोलते हैं कैप्सूल्स कहते हैं। एनसीईआरटी में कैप्सूल्स वर्ड यूज किया है। एक्चुअली में ये कोइसर्वेट्स होते हैं, माइक्रोस्फेयर्स होते हैं, कोइसर्वेट्स होते हैं, माइक्रोस्फेयर होते हैं, पर एनसीईआरटी में उन्होंने कैप्सूल्स वर्ड यूज किया, तो इसलिए मैंने कैप्सूल वर्ड ही लिखा है कि द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कैप्सूल जो है वो 3 बिलियन ईयर्स अगो बने थे, जिनमें आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट थे। पहली फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन का जीवन की पहली कोशिका, या हम बोले फर्स्ट सेल के साथ स्ट्रक्चर हमको 2000 मिलियन ईयर्स अगो दिखाई पड़ता है हमें। ये सारे बेटा जो ईयर्स है ना वो आपको नोट कर लेना है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये मैजिदी कॉलम में आ गए तो कंफ्यूज कर देंगे आपको, ठीक है ना। ठीक, क्लियर। फिर जो भी लाइफ फॉर्म थे सब वाटर इन्वायरमेंट से ओरिजिनेट हुए हैं। कहा जाता है कि ऐसा हुआ होगा कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिकल से लाइफ बना होगा, फिर लाइफ से आगे लाइफ प्रोपेगेट किया होगा, फिर डिफरेंट लाइफ फॉर्म का इवोल्यूशन होगा और उससे पूरा बायोडायवर्सिटी बना है। तो इन इवेंट्स को सही क्रम में जमाने को एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको जमा कर दिया है, नोट कर लेना है इसको बेटा, ठीक है ना। अर्थ पर क्या घटा है, पहले इनऑर्गेनिक केमिकल से कुछ केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल बने, उनके ग्रुप बने, नॉन सेलुलर फॉर्म बना लाइफ का, फिर सेलुलर फॉर्म लाइफ का बना, फिर वो सेलुलर फॉर्म ने आगे डिवाइड किया, बायोजेनेसिस हुआ, उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद इवोल्यूशन हुआ जो है वो, और उसके बाद क्या हुआ बेटा कि उसके बाद बायोडायवर्सिटी क्रिएट हुई। इवोल्यूशन से अलग अलग चेंजेस आते चले गए और बायोडायवर्सिटी क्रिएट हुआ, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट क्या मानते थे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, वो कहते थे कि जो भी जैसा बना हुआ है वैसे ही प्रेजेंट है, कोई इवोल्यूशन विवोल्यूशन नहीं होता है। ईश्वर ने 8 दिन के अंदर सब कुछ बनाया हुआ है, उसने डे 1 पे ये बनाया, डे 2 पे ये बनाया, मतलब ये कि जिसको जैसा बनाना था ईश्वर ने बनाकर छोड़ दिया है। एडम और ईव की कहानी सुनते हैं हम लोग के, तो पहले के लोग ये मानते थे कि, लेकिन 19वीं सेंचुरी में एक जहाज था HMS वीगल, के जहाज का नाम था HMS वीगल, ठीक है, नाम HMS वीगल के पूरा नाम HMS 19वीं सेंचुरी HMS वीगल। चार्ल्स डार्विन इस जहाज पर सवार थे और ये दक्षिणी अमेरिका के साउथ अमेरिका के कई सारे जो है वो आइलैंड्स की सफर पे निकला हुआ था और वहां पर उन्होंने जो है वो बहुत सारे स्टडीज किए। डार्विन ने कई सारे स्पेसिमेन कलेक्ट किए, कुछ उन्होंने जीवों को देखा और फाइनली उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का जो है वो थ्योरी दिया। उन्होंने किस प्रकार से इवोल्यूशन होता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक लिखी। चार्ल्स डार्विन की फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जीवित जीवों का क्रमिक जैव विकास होता है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है। और ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि जो है सोचिए कि 19वीं सेंचुरी के पहले तक सब लोग यही मान रहे थे कि ईश्वर ने जो बनाया वैसा का वैसा, ये कोई इवोल्यूशन सी घटना नहीं घटती है, लेकिन वो पूरे कॉन्सेप्ट को जो है बदल दिया चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने कहा कि कोई भी पॉपुलेशन, जो ध्यान से बात सुना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन में जो बोल रहा हूं वो एग्जाम का जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने कहा कि इवोल्यूशन काम कैसे करता है। उन्होंने कहा कि कोई भी पॉपुलेशन, एनी पॉपुलेशन, ये सब आपको बेटा शॉर्ट में नोट करते जाना आपको, कोई एनी पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन जो है उसमें कई सारे परिवर्तन हो सकते हैं, उसमें कई सारे, क्योंकि सभी जीव एक समान नहीं होते, क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो उससे वेरिएशन आएंगे। तो हम कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में जो है वो कई सारे विविधताएं होती हैं, वेरिएशन होते हैं। और वे विविधताओं में से, उन वेरिएशन में से कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जो एक जीवित जीव को अधिक सर्वाइव करने में, उसे सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, मतलब वो उसको उस एनवायरनमेंट के लिए एडॉप्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब कहना यह है डार्विन का कि भाई देखो एक पॉपुलेशन है, उसमें सभी जीव पूरे एक समान नहीं होते हैं, उनमें वेरिएशंस भी होते हैं कुछ जीवों में, और उनमें से वो वेरिएशन जो उस जीवित जीव को उस पर्टिकुलर जगह पर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो वो उससे वो अधिक सर्वाइव कर पाता है, मतलब वो दूसरे जीवों की संख्या में अधिक जीवित रहेगा, तो अधिक संख्या में जीवों को रिप्रोड्यूस करेगा। बट सम आउटब्रीड अदर, कुछ जीवित जीव दूसरों की तुलना में अधिक जो है आउटब्रीड करते हैं, अधिक संतानों को उत्पन्न करते हैं। और जो जीव, देखो डार्विन का कॉन्सेप्ट है कि जब मैं बोलता हूं फिटनेस, डार्विन कहते हैं जब मैं कहता हूं फिटनेस, तो इसका मतलब समझा करो कि यह है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ये किसका मतलब है, कौन अधिक संतानों को उत्पन्न करके छोड़ जाता है के, तो मतलब ये कहते हैं कि सब कुछ जीवित जीव अधिक ब्रीड करते हैं दूसरों की तुलना में, और इनका रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है वो अधिक होता है के, और ऐसे जीवित जीव अधिक संतानों को छोड़कर जाते हैं और ये संतानें अधिक सर्वाइव करती हैं। इसलिए प्रकृति में थोड़े समय के बाद इन जीवों की संख्या आपको अधिक दिखने लगती है, बाकी धीमे धीमे खत्म होने लगते हैं। तो हम बोल रहे हैं ये है नेचुरल सिलेक्शन। मतलब एक पॉपुलेशन थी,
उस पॉपुलेशन में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स प्रेजेंट थे, जेनेटिक वेरिएशंस प्रेजेंट थे। कुछ वेरिएशन ऐसे थे जो उस एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में उस जीवित जीव को रहने में हेल्प कर रहे थे, उसको अडॉप्ट होने में हेल्प कर रहे थे। तो क्या हुआ, वे जीवित जीव दूसरों की तुलना में अधिक कंफर्टेबल रहे, अधिक संतानों को उत्पन्न किया, अधिक संतानों को उत्पन्न किया तो उनकी संतानों की संख्या बढ़ने लगी। तो हमने बोला इनका फिटनेस लेवल अधिक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस लेवल अधिक है, और कुछ समय के बाद वही जीव दिखाने लगे और दूसरे खत्म होने लगे। ये है बेटा नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, क्लियर। फिर ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेलेस के, वेलेस ने भी डार्विन के समान नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ही काम किया, लेकिन इन्होंने जैसे डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे स्टडी किया था, इन्होंने मले आर्चिपेलागो जो इंडोनेशिया है आज का, वहां पर उन्होंने स्टडी किया। एक प्रकृति वैज्ञानिक थे और इन्होंने भी यही बताया कि जीवित जीव जो होते हैं वो एक दूसरे से समानताओं को दर्शाते हैं, अपने पूर्वजों के साथ समानताओं को दर्शाते हैं, और अलग अलग समय टाइम पीरियड में ये लगातार इवॉल्व होते हैं। इनके बीच कई सारी सिमिलरिटीज होते हैं, कई सारे कॉमन कैरेक्टर को वो शेयर करते हैं। मतलब जीवित जीव में एकदम सडन परिवर्तन नहीं होता है, यानी सडन चेंज नहीं होता है, बल्कि वो ग्रेजुअल चेंज होता है। तो क्या कहा उन्होंने, ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। के सभी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म जो होते हैं वे समानताओं को दर्शाते हैं और एक समान पूर्वज को शो करते हैं कि ठीक, और ये अलग अलग धरती के इतिहास में अलग अलग टाइम पीरियड में होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो होता है वो बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ से मैच करता है, क्लोज रिलेट करता है। हमारे अर्थ पर जीवित जीवों का जो विकास है और जो धरती के अंदर होने वाले परिवर्तन है, जो अर्थ की सरफेस पर होने वाले परिवर्तन है, उनके बीच में आपस में एक क्लोज कनेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर। फिर What are the evidences of evolution? क्या वाकई में इवोल्यूशन के कोई प्रमाण मिलते हैं? तो हम कहते हैं बिल्कुल प्रमाण मिलते हैं। इवोल्यूशन के पहले प्रमाण होते हैं जिन्हें हम जो प्रमाण हमें मिलते हैं उन्हें बोलते हैं जो हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। और उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं फॉसिल्स। ठीक है ना भाई, डायनासोर के बारे में जानकारी कैसे मिली हमें? फॉसिल से मिली। ठीक है, जो बड़े साइज के मैमथ एलिफेंट थे उनकी जानकारी कैसे मिली हमको? फॉसिल से मिली हमें। ठीक, फॉसिल क्या होते हैं? दे आर द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक। के याद रखिए, नंबर एक, फॉसिल्स आपको हमेशा जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में देखने मिलेंगे। फॉसिल आपको इग्नियस रॉक में, जो आग्नेय चट्टानें होती है, जो लावा के निकलने पर चट्टानें बनती है, उन्हें हम इग्नियस रॉक कहते हैं, आग्नेय चट्टानें बोलते हैं, उनमें फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। फॉसिल आपको कहां मिलेंगे? जहां पर एक के ऊपर एक परत जमने से चट्टान बनती है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक में हमको फॉसिल देखने मिलते हैं। और ये कैसे बनते हैं? जब कोई एनिमल मर जाता है और वो उस रॉक में प्रेजेंट रहेगा और उसके ऊपर एक लेयर जमा हो गई और वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाएगा या डिकम्पोज होने में लंबा समय लगेगा, तो वहां पर उसके एनिमल के हार्ड जो बॉडी पार्ट होते हैं, बोन्स होती हैं, उसके निशान वहां पर रह जाते हैं। कई बार वो बोन्स वैसी की वैसी जो है वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाती हैं और कई बार वहां पर उसके निशान हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली विद्यार्थी रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक, डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर जो होते हैं वे अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड को शो करते हैं और इसको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। दीज आर दी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या होते हैं बेटा? ये भूगर्भीय प्रमाण होते हैं, जो हमको मतलब जो सबसे पुराना फॉसिल होगा वो सेडिमेंट्री रॉक में सबसे नीचे की लेयर में मिलेगा, सबसे ऊपर की लेयर में सबसे नया मिलेगा आपको। ठीक है, फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, हम ये भी कहते हैं कि फिर जीवित जीवों के बीच क्या करते हैं बेटा? हम उनकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का हम क्या करते हैं? हम उसका जो है वो कंपैरिजन करते हैं कि किस तरीके ने जो बॉडी ऑर्गन है उनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी, उससे भी हम जीवों के बीच के संबंधों को हम इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि तो मैंने क्या कहा आपसे कि एक तो फॉसिल्स हो गए बेटा, ठीक है, जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है, कंपैरेटिव एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं हम बेटा। और एक बात ध्यान रखिए, कुछ जैसे अर्न्स्ट हैकेल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, उन्होंने बताया कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है वो जीवित जीवों की, वो एक समान स्ट्रक्चर को शो करती है। अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जीवित जीव एक समान दिखाई पड़ते हैं, इसे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। हालांकि साइंटिस्ट बहुत ज्यादा कन्विंस इस बात से नहीं है, लेकिन तब भी इनको हम शामिल करते हैं इवोल्यूशन को समझने के लिए। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, वो ये है कि याद रखना कि एक होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब किसी एक पॉइंट से इवोल्यूशन शुरू हुआ और अलग अलग दिशाओं में वो चला गया। तो इसे बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि इनका पूर्वज एक होगा, इनका एंसेस्टर एक होगा, कॉमन पूर्वज होगा, लेकिन इनमें फीचर्स आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इनमें एक पूर्वज होगा तो इनमें इंटरनल एनाटॉमी, जो ऑर्गन्स होंगे उन ऑर्गन की इंटरनल एनाटॉमी, अंदरूनी स्ट्रक्चर जो होता है, जो कंपैरेटिव एनाटॉमी होती है, वो एक समान होगी।
लेकिन ये अलग अलग, कोई उड़ने के लिए अडॉप्ट हो गया तो कोई तैरने के लिए अडॉप्ट हो गया, कोई चलने के लिए अडॉप्ट हो गया। तो इनमें क्या होगा कि वो ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। यहां पे फंक्शन, यहां पे क्या होगा, यहां पर फंक्शन जो है वो अलग अलग होंगे, फंक्शन मल्टीपल होंगे यहां पे, लेकिन ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ओरिजिन यहां पर एक ही तरह का होगा यहां पे। मतलब कहने का ये है कि जो है जब आप कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करते हैं तो, और हमने क्या देखा, हमने कहा कि एक कॉमन पूर्वज रहा, उस पूर्वज से जो है वो अलग अलग दिशाओं में जीवित जीव चले गए, उससे जो जीव ऑफस्प्रिंग बने अलग अलग जगह चले गए, और उन्होंने जैसा जैसा एनवायरमेंट मिला वैसा वैसा उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। तो ये हो गया डाइवर्जेंस, मतलब अपसारी बोलेंगे इसको, अपसारी, डाइवर्जेंट विकास हो गया इसके। तो ये क्या होगा, ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। ऐसे ऑर्गन को हम होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे। होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं वो ओरिजिन में समान होते हैं परंतु फंक्शन में अलग अलग होते हैं। याद रखना, ये ओरिजिन में समान होते हैं लेकिन फंक्शन में अलग अलग होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं बेटा, क्वेश्चन है एग्जाम का, तो क्वेश्चन है, आएगा मतलब आएगा, दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है ना, क्लियर। देखिए जैसे कि हमने कहा बोगनवेलिया में, कुकुरबिटा में के जो एक्सिलरी बर्ड है उससे ओरिजिनेट होकर टेंड्रिल बन गया, उससे ओरिजिनेट होकर ये टेंड्रिल बन गया जो आरोहण में हेल्प करेगा। थॉर्न बन गया, कांटा बन गया जो क्या करेगा, जो क्लिम्बिंग में हेल्प करेगा। तो थॉर्न हुआ, टेंड्रिल हुआ, ये क्या है बेटा, ये जो है वो होमोलोगस ऑर्गन है प्लांट्स के अंदर। बोगनवेलिया में थॉर्न है, कुकुरबिटा में टेंड्रिल है जो कि होमोलोगस ऑर्गन है। जबकि आप एनिमल्स की बात करेंगे तो देखो आप जो हम बात कर रहे हैं बेटा, हम क्या देख रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे जो लिम्स हैं उनको देखिए, चीता का लिम्स देखिए आप, के वेल का लिम्स के फिन देखिए आप, और जो है वेट का आप जो है वो उड़ने वाला जो उसके विंग्स है उसको देखिए आप, तो आप पाएंगे कि सब में जो है सब में स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट समान है, बोन्स सेम है, बोन्स का टाइप सेम है ऑलमोस्ट के। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है फंक्शन है, एक चल रहा है, एक दौड़ रहा है, ठीक है, एक तैर रहा है, एक उड़ रहा है। तो इनमें कार्य फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं इनमें, लेकिन ओरिजिन का समान होता है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। तो होमोलॉजी का मतलब क्या है, होमोलोगस ऑर्गन या होमोलॉजी का मतलब है कि ओरिजिन में समान है लेकिन फंक्शन में अलग अलग है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ये शो करता है, ठीक है। अब इसका अपोजिट है कि ओरिजिन पॉइंट अलग अलग है, कि अलग अलग है, लेकिन देखो अब अलग अलग ओरिजिन पॉइंट। अब सपोज के ये अलग अलग जीव हैं और ये सब रहते हैं तालाब के अंदर, सब रहते हैं तालाब के अंदर, रहते हैं किसी पोंड में, रहते हैं झील में, रहते हैं पानी में रहते हैं, ठीक है, किसी तालाब में, झील में, पोंड में मान लेते हैं, वहां रहते हैं। अब क्या होगा, सबको एक समान है, वहां पे फूड की अवेलेबिलिटी एक समान है, वहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन समान है, सबको क्या करना पड़ेगा, सबको तैरना आना पड़ेगा, सबको तैरना सीखना पड़ेगा। सभी जीवों में कुछ ना कुछ होगा तैर सकेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इनमें इनके फंक्शन सेम हो गए, इनके फंक्शन सेम हो गए लेकिन ओरिजिन अलग अलग तरह का उससे हुआ। जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस की आंख होती है, देखने के लिए होती है, हमारी आंख देखने के लिए होती है, पर ऑक्टोपस की आई का ओरिजिन अलग तरह का है, हमारे आई का ओरिजिन अलग तरह का। हम दोनों की आंखों में कोई समानता नहीं है, लेकिन देख दोनों सकती है, फंक्शन सेम है लेकिन उनका ओरिजिन अलग अलग है। तो ऐसा कहलाता है एनालोगस ऑर्गन कहते हैं इसको। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक पॉइंट पर आप पहुंच रहे हैं, एक कॉमन फंक्शन पर आप पहुंच रहे हैं, मतलब ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ये क्या है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, ठीक है। क्या लिखा, एनालॉजी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, सेम फंक्शन होता है, सिमिलर हैबिट में रहते हैं ये, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है कि इनमें जो एडॉप्टिव फीचर होते हैं, यानी एडॉप्टेशन के लिए, यानी एक कॉमन एनवायरनमेंट में एडॉप्टेशन के लिए उस जगह पर पाए जाने वाले सभी जीव एक समान लक्षणों का विकास करते हैं, एक समान कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। और ये क्या होता है बेटा, ये एनालॉगस ऑर्गन को बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि सिमिलर एडॉप्टिव फीचर को डेवलप करते हैं और ये एनालॉगस ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, जैसे कि ऑक्टोपस का आई और मैमल्स का आई, पेंगुइन के फ्लिपर और डॉल्फिन के फ्लिपर के। स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। याद रखिएगा के 2020 एक क्वेश्चन बेटा जरूर आएगा के एनालॉगस या होमोलॉगस में से एक क्वेश्चन पक्का आना है, मैं कह रहा हूं बेटा, तो एग्जांपल भूलना नहीं एनसीईआरटी के। भाई हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, एग्जाम में नंबर लाने के लिए ना, तो याद रखना है बेटा हमको, ठीक है, ठीक। फिर आज एडवांस साइंस है तो हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन में, जीन में भी सिमिलरिटी को हम निकाल पाते हैं। हम जीनोम प्रोजेक्ट से समझ पाते हैं कि हमारे कितने जीन चूहे से कॉमन है, कितने जीन मंकी से कॉमन है के। तो आज हम जो है वो कॉमन एंसेस्टर का क्लू जो है वो प्रोटोनॉमिक्स और जीनोमिक्स के, प्रोटियोनॉमिक्स और जीनोमिक्स से हम कॉमन एंसेस्टर का क्लू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर
इवोल्यूशन की कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो आता है कि भाई देखो, जो भी वेरिएशन होते हैं, जो भी इवोल्यूशन होता है, हमने क्या कहते हैं, हम कहते हैं इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज। हम क्या बोलते हैं, इट इज द ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, अब ये ग्रेजुअल चेंज के जो जीन होते हैं, ये जीन या वेरिएंट शुरू से प्रेजेंट होते हैं, ये दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग के। तो इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल आया हुआ, जिसका बड़ा अच्छा जो है वो इसका जो है बड़ा अच्छा इसका एग्जांपल जो दिया गया, वो दिया गया बेटा किसका, विस्टर्न विटुलेरिया का। जो मॉथ है, कि जो मॉथ है, जो हम पेपर्ड मॉथ, क्या होते हैं, पेपर्ड मॉथ इज द विस्टर्न विटुलेरिया। ठीक है, हम देखते हैं ये है पेपर्ड मॉथ विस्टर्न विटुलेरिएट के। ऐसा कहते हैं कि जब 1850 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था इंग्लैंड के अंदर, तब जो है वो पॉल्यूशन नहीं था, तो पेड़ों की जो तना था, जो पेड़ों का तना होता है, वहां पे लाइकेन ग्रो करता था। लाइकेन लाइट कलर का होता था। लाइकेन जो है वो आप समझ लीजिए कि क्रीम के समान, क्रीमी कलर का या व्हाइट कलर का होता था। तो वहां पर जो व्हाइट मॉथ था वो बैठ जाया करता था। तो व्हाइट मॉथ को जो है बाकी जो खाने वाले जो दूसरे पक्षी होते हैं या दूसरे जो शिकारी एनिमल होते हैं, वो उस व्हाइट मॉथ को आसानी से पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि वो व्हाइट सरफेस पे बैठा है, कैमोफ्लेज कर गया, छिप गया उसमें, समझ में नहीं आ रहा अलग से वो, तो छूट जाया करता था, उसका शिकार कम होता था। ब्लैक मॉथ, काले मॉथ जो है जब बैठते थे तो अलग से समझ में आते थे, तो काले मॉथ को खा लेते थे कि भाई कुछ बैठा हुआ खा लो उसको। ठीक है, लेकिन जब जो है 1920 के आसपास जब वही पेपर्ड मॉथ की स्टडी की गई, तो मालूम चला कि इस अब उल्टा हुआ। अब यह हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पॉल्यूशन बढ़ा, पॉल्यूशन बढ़ने से सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन से लाइकेन का संख्या कम होने लगा और लाइकेन सरफेस से गायब हो गया। पेड़ों के सरफेस से लाइकेन गायब हो गया, तो पेड़ों का सरफेस तो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन या ब्लैक था। वहां पर मॉथ, सफेद मॉथ आके बैठा तो शिकार हो गया उसका, उसे खा लिया गया। जब ब्लैक मॉथ आके बैठा तो दिखाई नहीं पड़ा वो, तो अब पॉपुलेशन रिवर्स हो गया। मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पर जब जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, उसके बाद जो ब्लैक मॉथ है, जो काला पतंगा है, ब्लैक मॉथ है, उसका सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन हो गया उसका, क्योंकि वो ब्लैक कलर का था, सरवाइव कर पा रहा था, जीवित रह पा रहा था, शिकार उसका कम हो रहा था। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का, हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जांपल कहते हैं। और इसमें जो मॉथ था वो है विस्टर्न विटुलेरिया पेपर्ड मॉथ है बेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैरेक्टर्स प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, लक्षण शुरू से प्रेजेंट है। जैसे ही जो है वो इन्वायरमेंट में कुछ परिवर्तन देखने मिला, तो जो कैरेक्टर उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए बेहतर था उसको सिलेक्ट कर लिया गया वो। ठीक है, ऐसे जब हम हर्बिसाइड का जो शाकनाशी होते हैं, पेस्टिसाइड जो कीड़ों को मारने वाली दवाएं होती है, इंसेक्टिसाइड की बात करें, पेस्ट का मतलब होता है अनवांटेड एनिमल। जो भी अनवांटेड एनिमल आपके खेत में आते हैं, फसल को डैमेज करते हैं, उनको हम पेस्ट कहते हैं। जब आप इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं तो कई जीव ऐसे हो जाते हैं जो रेजिस्टेंट आते हैं, क्योंकि आपने यदि एक बार कीटनाशक छिड़का, आपने पेस्टिसाइड को छिड़का, आपने इंसेक्टिसाइड को छिड़का, आपने या हर्बिसाइड को छिड़का आपने, तो हो सकता है कि 95%, 99% जीव मर जाए, एक आधे ऐसा होगा जो बचेगा, जिसके अंदर कोई जीन था, जो उस टॉक्सिन का जो टॉक्सिन था, जहर था, उसका असर उसके ऊपर कम हो रहा था, उसकी संख्या बढ़ने लगेगी। अब अगली बार आप डालेंगे पेस्टिसाइड तो अब कम जीव मरेंगे, उसमें से जो और स्ट्रांग होंगे वो बच जाएंगे। ऐसे करके रेजिस्टेंट पॉपुलेशन तैयार हो जाती है, और ये कहलाता है इवोल्यूशन बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन इंड्यूस्ड। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का मतलब होता है मैन इंड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर। अब डार्विन कहते हैं, डार्विन बतलाते हैं कि भाई ऐसा है, डार्विन कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा वर्ड है वो है एडॉप्टिव रेडिएशन। वो कहते हैं कि देखो सुनो बात के, वो कहते हैं कि एडॉप्टेशन, यानी किसी भी जीवित जीव को सर्वाइव करने के लिए एडॉप्टेशन करना पड़ेगा, अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार ढालना पड़ेगा, वही तो एडॉप्टेशन है। और रेडिएशन वो कहते हैं कि एक जीवित जीव एक कॉमन एंसेस्टर है, उससे वो उससे कई सारे जीवित जीव बने हैं, और मान लो उनको अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलती है, तो उनको अपने आप को अलग अलग इन्वायरमेंटल के कंडीशन के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा, उनको उन एडॉप्टेशन को प्रमोट करना पड़ेगा जो उनको जिंदा रखने में हेल्प करते हो। तो ये क्या है, एक तरह का ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ ना बेटा। तो ये क्या हुआ, ये तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, ये कॉमन एंसेस्टर है, अलग अलग इन्वायरमेंट। अब देखो रेडिएशन का मतलब क्या होता है, देखो ये होता है रेडिएशन के, ये सन है, हम ऐसा बनाते हैं ना, हम जो कभी पेंटिंग करते हैं, डायग्राम आते हैं तो हमें सन, ये हमने कहा सन, ये क्या है, ये क्या है, ये तो सन हो गया, ये तो सन हो गया, लेकिन ये क्या है, ये इसके रेडिएशन से, मतलब अलग अलग दिशाओं में निकले वो। तो एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि एडॉप्टेशन जो होता है, अनुकूलन होता है, वो भी अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, और इसको एडॉप्टिव रेडिएशन कहा था डार्विन ने। डार्विन ने कहा कि गैलापागोस आइलैंड में कई सारे आइलैंड थे, वहां पे कई सारे आइलैंड थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्रेजेंट थे। ठीक है,
स्मॉल ब्लैक बर्ड डार्विन फिंजेस, उन्होंने इस पर स्टडी किया। उन्होंने कहा कि इसमें क्या हुआ कि इसमें जब अलग अलग ये जो डार्विन की जो चिड़ियाएं थी ब्लैक फिंजेस थी, इनकी चोंच का जो साइज था, इनकी जो चोंच थी, जो चोंच का टाइप था, वो डिपेंड इस बात पे करा था कि किस आइलैंड पर सीड अवेलेबल है, किस आइलैंड पर इंसेक्ट अवेलेबल है, किस आइलैंड पर फ्रूट अवेलेबल है। तो इनकी चोंच अलग अलग होती चली गई कि जिस तरह के पक्षी, जिस तरह का फूड वहां अवेलेबल था, उसके अकॉर्डिंग उन पक्षियों की चोंच का इवोल्यूशन हुआ। मतलब वो पक्षी सर्वाइव किए, जैसे मैंने कहा कि जिसकी इंसेक्ट पकड़ने वाली चोंच है, जिसकी सीड तोड़ने वाली चोंच है। तो जहां पे सीड अवेलेबल थे वहां पे सीड चोंच, जिसकी चोंच इस तरह की से थी, सीड को तोड़ने में आसानी थी, तो वहां वो पक्षी प्रेजेंट थे। कहीं इंसेक्ट खाने वाले पक्षी प्रेजेंट थे। तो क्या कहा उन्होंने, कहा कि जो चिड़ियाएं थी वो अलग अलग आइलैंड पर, चूंकि फूड अलग अलग तरह का अवेलेबल था, तो उनकी चोंच का आकार भी हमको अलग अलग दिखाई पड़ा हमें। वो भी एक तरीके से कृमिक जो है वो इवोल्यूशन था, वो नेचुरल सिलेक्शन हुआ उनका। देखो अब ऐसा थोड़ी ना कि जैसे देखा फल दिखाई पड़ा तो चोंच फल बन गई, फल खाने वाली चोंच बन गई, तो फल खाने वाली चोंच बन गई, सीड दिखा, ऐसा नहीं होता। यह हुआ कि एक पक्षियों का पूरा ग्रुप गया होगा एक आइलैंड पे, उसमें से जहां पे सीड अवेलेबल था, तो 2-4 पक्षी ऐसे रहे होंगे जो सीड खा पा रहे होंगे, बाकी नहीं खा पा रहे होंगे। तो बाकी या तो मर गए या वापस लौट गए। जो वहां सीड खा पा रहे थे उनकी जनरेशन तैयार हुई, तो वहां पे उनकी चोंच का आकार वैसा हो गया, है ना। आई बस है। तो बेसिकली क्या हुआ कि उसी पॉपुलेशन में से कुछ जीव जो है वो चुन लिए गए, कुछ जीव ऐसे थे जो वहां पे अडॉप्ट कर गए वो, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा है। डार्विन की फिंजेस जो हैं, दे आर द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द एडॉप्टिव रेडिएशन, जो बतलाते हैं कि अलग अलग है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन डिफरेंट स्पीसीज का जो है वो एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में बतलाता, कहता है आपसे कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग, जो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अलग अलग हैबिटेट में जो है वो जैव विकास की दिशा अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब इसका और दूसरा अच्छा एग्जांपल है वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के। दूसरा अच्छा एग्जांपल इसका है वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के। और मैं क्लियर कर दूं आपको, दिस में गोइंग टू बी वेरी टफ क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट पोर्शन के। और एग्जामिनर ने इस पे मैच करने को पूछ दिया आपसे, तो ये क्या, ये सब याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। याद रखिए, ये कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया बहुत पहले अलग हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में जो है मैमल्स का जैव विकास जो है वो प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया के बाद रुक गया, ओके। वहां पर यूथेरियन नेचुरली इवॉल्व नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया था, ठीक है। तो वहां पे जैव विकास की प्रोसेस हॉल्ट हो गई, रुक गई वहां पे उठ के। आज भी इसलिए आपको पाउच वाले मैमल, जिनके जो मेटाथीरियन, जो यूथेरियन है, जो मेटाथीरियन है, और जो प्रोटोथीरियन है, अंडे देने वाले मैमल्स आज भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलते हैं। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जितने भी जो वहां पर प्रेजेंट एनिमल्स हैं, जो मार्सुपियल्स हैं, जो मेटाथीरियन, जो पाउच वाले हैं, जो पाउच वाले जो इनिशियल शुरुआती मैमल्स हैं, वे वहां पर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्रेजेंट हैं, वे अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को वो डेवलप करें। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तस्मानियन वॉल्फ हुआ, टाइगर कैट हुआ, बेंडेड आंट ईटर हुआ, मार्सुपियल रेट हुआ। अब आंट ईटर चींटी खा रहा है, मार्सुपियल रेट हुआ, कंगारू हुआ, बॉबकैट हुआ, बेंडिकूट हुआ, कोयला हुआ, मार्सुपियल मोल हुआ, सुगर ग्लाइडर हुआ। तो ये सब क्या है, ये सब जो है वो है मार्सुपियल ही, सारे के सारे जो है मार्सुपियल मैमल्स हैं ये। लेकिन इन सब की फूड हैबिट अलग अलग है, ये अलग है, ये सब एक दूसरे अलग अलग तरह। ऑस्ट्रेलिया इज अ बिग कॉन्टिनेंट, तो अलग अलग हैबिटेट में वो रहते हैं वहां पर वो, ठीक है, क्लियर। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। क्या हुआ ये कि भाई देखो ऐसा है कि एक, सुना बात है के, एक जीवित जीव कहीं प्रेजेंट था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मैंने कहा एक मतलब जहां से जो एक कॉमन एंसेस्टर था, वहां से कई जीवों का विकास हुआ। तो देखो अब मान लो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कुछ ऐसे एनिमल थे जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड में, घास के मैदानों में जाकर रह रहे थे। कुछ ऐसे थे जो वहां पर पेड़ों के ऊपर प्रेजेंट थे। हमने कहा ये ग्रासेस के अंदर जाकर रह रहे हैं, ये ट्री के अंदर जाकर रह रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे थे जो वाटर में जाकर रह रहे हैं, कुछ ऐसे थे जो डीप फॉरेस्ट में, घने जंगलों में अंदर जाकर रहते हैं, वो बाहर नहीं रहते, वो कॉमन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये तो एक हो गया मार्सुपियल मैमल की बात की, लेकिन अब सुनिए बात ध्यान से। अब क्या हुआ कि इसके साथ पैरेलल शुरुआती यूथेरियन, हम कहते हैं कि शुरुआती जो मैमल्स थे कुछ, अब उनकी हम बात करें यहां पर के, तो क्या कहा हमने, कहा देयर आर सर्टेन, नहीं देखो ये तो हमने कहा मार्सुपियल है, देयर आर सर्टेन शुरुआती यूथेरियन भी वहां प्रेजेंट थे ऑस्ट्रेलिया में। जब वो अलग हुआ तब की बात है, उसके आगे विकास भले ही नहीं हो पाया, पर उतना विकास वहां हो चुका था। अब क्या हुआ, अब यहां पर फिर
दूसरा एक कॉमन एंसेस्टर है, दूसरा एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। अब इसके कुछ एनिमल इससे जो एनिमल इवॉल्व हुए, कुछ एनिमल ग्रासलैंड में जाके रहेंगे, कुछ ट्री के पास जाके रहेंगे, कुछ वाटर में रहेंगे, कुछ डीप फॉरेस्ट में जाके रहेंगे। अब क्या हुआ, इन दोनों के कैरेक्टर एक समान हो गए हैं, इन दोनों के कैरेक्टर एक समान हो गए, इन दोनों के कैरेक्टर एक समान हो गए, इन दोनों के कैरेक्टर एक समान हो गए। तो मतलब ये कि दो एडॉप्टिव रेडिएशन एक जगह पर नहीं होंगे, दो एडॉप्टिव रेडिएशन एक जगह पर होंगे तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। किसका कन्वर्जेंट? इन दोनों का कन्वर्जेंट, इन दोनों का कन्वर्जेंट, इन दोनों का कन्वर्जेंट, इन दोनों का कन्वर्जेंट। एक समान हो गया ना कैरेक्टर, तो कन्वर्जेंट हो गया वो। आई बात समझ में? क्या बोल रहे हैं, जब एक से अधिक एडॉप्टिव रेडिएशन एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में होते हैं तब वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। तो बेटा याद रखना है चीज, मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से बात बताई आपको, ठीक है, क्लियर? देखो कैसे शुरुआती प्लासेंटल मैमल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। देखो जहां पर मार्सुपियल मोल रहता था वहां पर ये वाला जो प्लासेंटल मोल है वो रहने लगा जाके, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट एक समान, कन्वर्जेंट। जहां पर जो है आंट ईटर, जो आंट ईटर था प्लासेंटल मोल वो रहता था, वहीं पर नुम्बेट या मार्सुपियल आंट ईटर के, माउस मार्सुपियल माउस, लीमर स्पॉटेड कंकस्ट के, फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फ्लेंजर, बॉबकैट तस्मानियन टाइगर कैट, वोल्फ तस्मानियन वोल्फ। मतलब ये वो एनिमल ग्रुप हैं जो एक समान है, एक लेकिन इवॉल्व हुआ है प्लासेंटल मैमल से, एक इवॉल्व हुआ है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से, लेकिन कैरेक्टर एक समान है, इनके एक समान ही जगह पर रहते हैं, एक ही हैबिटेट होते हैं। तो ये क्या हो गए, मतलब दो एडॉप्टिव रेडिएशन एक समान होंगे। भाई सिंपल सी बात है कि आप अलग घर में रहते हैं, मैं अलग घर में रहता हूं। छोटा सा एग्जांपल है करके, हम दोनों एक मेडिकल स्टोर पे गए, आप भी मेडिसिन खरीद रहे हैं, मैं भी मेडिसिन खरीदा के, हम दोनों की मम्मियां सब्जी लेने गई, मान लो आपकी मम्मी मेरी मम्मी के, तो दोनों सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रही है, पापा दोनों के ऑफिस गए मान लो। तो कहने का मतलब यह है भाई कि इसका मतलब मैं और वो दोनों मेडिकल स्टोर पर सेम टू सेम, मम्मियां सेम टू सेम, पापा सेम टू सेम। इसका मतलब यह कि दो एडॉप्टिव रेडिएशन अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है, एक समान। तो मैंने कहा ना, एक फॉरेस्ट में गया, जो एक एंसेस्टर से एक एनिमल निकला, वो जो इवॉल्व हुआ फॉरेस्ट में रहता है, दूसरा भी दूसरे से इवॉल्व हुआ वो भी फॉरेस्ट में रहता है। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट। यानी आप और मैं कन्वर्जेंट हो गए, मम्मियां कन्वर्जेंट हो गई हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि यहां पर जो है प्लासेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो हैं, उनसे जो जीव इवॉल्व किए हैं वो सेम टाइप की इन्वायरमेंट। देखो इसका मतलब ये हुआ, प्लासेंटल मैमल ने भी एडॉप्टिव रेडिएशन को शो किया, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ने भी एडॉप्टिव रेडिएशन को शो किया। दो एडॉप्टिव रेडिएशन, यानी ये मैंने मान लिया कि ये है प्लासेंटल मैमल और ये है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। हुआ या नहीं हुआ कन्वर्जेंट? यहां पे कन्वर्जेंट। आप बोलोगे सर डाइवर्जेंट नहीं, एक अकेले एंसेस्टर से देखोगे आप, एक सिंगल एडॉप्टिव रेडिएशन को देखोगे तो वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। लेकिन जैसे ही आपने दो एडॉप्टिव रेडिएशन को कंपेयर किया तो वो जीव एक समान मिलने लगे, तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है वो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना। चलिए, अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे होता है? नेचुरल सिलेक्शन से होता है। प्राकृतिक चयन कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया बेटा क्या होता है कि प्राकृतिक चयन की अब नेचुरल सिलेक्शन की स्पीड कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि एक जीव का लाइफ स्पान कितना है। अब बरगद का पेड़ है, 300-500 साल का लाइफ है मान लो, तो भाई सिंपल सी बात है, एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन आने में बहुत वक्त लगेगा, आ जाएगा लेकिन परिवर्तन इतनी जल्दी दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन बैक्टीरियल कॉलोनी है, परिवर्तन फास्ट दिखाई, 15 मिनट 20 मिनट में आपको बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेंगे के। और फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिटनेस का मतलब होता है कि जीवित जीव जो भी, यानी फिटनेस का मतलब होता है डार्विनिज्म में रिप्रोडक्टिव फिटनेस। कहने का मतलब ये कि जो भी जीवित जीव हैं वो कितने अपने समान कितने जीवों को वो बना रिप्रोड्यूस करके छोड़ जाते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। कहने का मतलब ये कि फिटनेस का मतलब क्या है बेटा कि जीवित जीव मान लो चार, देखो कहने का मतलब ये बेटा कि मान लो ABCD, ठीक है, 4 मेंबर है एक पॉपुलेशन में, एक के ऑफ स्प्रिंग 1 है, एक के कोई भी ऑफ स्प्रिंग नहीं है, एक के 6 ऑफ स्प्रिंग है, एक के जो है वो 1 ऑफ स्प्रिंग है। तो आप अगली जनरेशन में सबसे अधिक जीन किसके समान होंगे? इसके समान होंगे, ठीक है। तो क्या बोला हमने, कहा कि असल में फिटनेस का मतलब है कितनी सक्सेसफुल प्रोजनी, जीवित प्रोजनी को जीवित जीव जो है वो छोड़ जाते हैं और अगली बार क्या था, उनसे पॉपुलेशन तैयार होती है, फिर उनमें से बेस्ट सेलेक्ट होता है। तो
फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड के, और ये छोड़ जाएगा मतलब जीन छोड़ गए, वो जीन छोड़ गए यहाँ पे उठ के, दे मस्ट बी जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड टू बी इवॉल्व के। कहने का मतलब ये बेटा, कोई भी पॉपुलेशन में जो वेरिएशन है, जो विभिन्नताएं हैं, वो विभिन्नताएं जो है वो जीन्स के अलावा कोई और तरीके से आ नहीं सकती। मतलब जो है यानी इवोल्यूशन में वही वेरिएशन काम के हैं जो हेरिटेबल वेरिएशन है, यानी इवोल्यूशन में उन वेरिएशन का कोई मतलब नहीं जो अगली पीढ़ी में नहीं जा रहे हैं, ठीक, जो अगली पीढ़ी में जा रहे हैं उसका मतलब है हेरिटेबल वेरिएशन जो होते हैं वो आधार होते हैं। और एक पॉपुलेशन में चूंकि कई सारा जेनेटिक वेरिएशन होता है, उनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अधिक रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रखते हैं, आउटब्रीड करते हैं वो, और उनका नंबर बढ़ने लगता है, तो हम बोलते हैं प्रकृति ने उनका नेचुरल सिलेक्शन कर लिया है। ठीक है, ठीक। एडॉप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, जो एडॉप्टेशन करने की क्षमता होती है, एडॉप्टिव एबिलिटी की बात करें, जो है एडॉप्टेशन करने की क्षमता होती है, वो वंशागत हो सकती है क्योंकि उसका जेनेटिक बेसिस होता है। ठीक है, नोट करना, छोटे छोटे पॉइंट है ये पूरा इवोल्यूशन है। अभी हम आधे चैप्टर में पहुंच चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये पूरा इवोल्यूशन निपटा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। क्लियर? एडॉप्टिव एबिलिटी इनहेरिट हो सकती है, इसका जेनेटिक बेसिस होता है। फिटनेस क्या होता है? फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एग्जाम का एमसीक्यू, किसी को बताने का नहीं, ध्यान रखना दिमाग में, लेकिन समझ गए ना? ठीक है ना? मैंने क्या बोला? फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट के एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर के। अब ये देखो बेटा, मैं कुछ जगह पे निशान लगवा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेटा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना? ठीक है, आप बोलोगे सब जगह लगवा दोगे क्या? नहीं बेटा, 4 5 6 निशान तो लगवाएंगे ना, कौन सा पेपर हमने बनाया है, तो बताएंगे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें के। डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी के 2 की कॉन्सेप्ट कौन से हैं? तो पहला है ब्रांचिंग डिसेंट, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन के। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब है एक कॉमजीवित जीव, उससे जो है 2 तरह के जीव बने, फिर इससे, ठीक है, ये है ब्रांच से, जो बोलते हैं ना फैमिली ट्री चला आ रहा है पूरा के, तो ब्रांचिंग, तो हम क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग डिसेंट एंड दी नेचुरल सिलेक्शन के। फिर जो लेमार्क थे, लेमार्क ने भी जो है वो इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने जो है वो दिया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का उन्होंने सिद्धांत दिया लेमार्क ने, और उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा जिन हम कैरेक्टर का अधिक यूज करते हैं, जो ऑर्गन अधिक यूज होते हैं वो इवॉल्व कर जाते हैं, जो यूज नहीं होते वो इवॉल्व नहीं कर पाते। कोई बड़ा साइंटिफिक एविडेंस इस बात का नहीं है हालांकि, पर लेमार्क का नाम पूछा जाता है बेटा। ठीक है, क्लियर? अब यदि हम स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, यदि हम बात करें कि हमारे पूरा हमारा संसार कैसे बना है, कैसे अर्थ बनी है, कैसे जो है वो हम बात करते हैं अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, प्लैनेट्स कैसे बने, फिर अर्थ पर जो है वो कैसे समुद्र बने, कैसे जो है माउंटेन्स बने, कैसे जो है वो जीवित जीव जो है वो बने, कैसे जो उनका विकास, तो ये पूरी की पूरी ना हम देखें फ्रॉम द बिगिनिंग, बिग बैंग से शुरू करें और हम आज की बात करें तो हमको लगेगा कि इवोल्यूशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लगातार चल रहा है। लेकिन हम केवल यदि स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की बात करें हमके, तो हम बोलेंगे कि यदि धरती पर केवल जीवन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एक लिविंग सेल बना था पहले, उससे मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म बने, मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म के कई टाइप बने, ठीक है, उनसे फिर हमने कहा कि भाई अलग अलग तरह के जो है वो एनिमल का विकास हुआ, एक के बाद ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता चला गया। तो हम बोलेंगे कि एक्चुअली जो भी जिन जीवों का नेचुरल सिलेक्शन हुआ, वो सेल सर्वाइव किए जो बेहतर थे, उनसे अगली पीढ़ी बनी, जो जीवों से अगली पीढ़ी बनी, उनसे जो बेहतर जीव थे उनमें से उनसे अगली पीढ़ी बनी। तो हम बोलेंगे कि इवोल्यूशन इज ए एंड रिजल्ट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। तो अब साइंटिस्ट कंफ्यूज हैं आज भी कि इवोल्यूशन को हम प्रोसेस बोलें या नेचुरल सिलेक्शन, प्रोसेस का हम उसको कॉन्सिक्वेंस बोलें, कि हम क्या इवोल्यूशन को एक परिणाम मान लें, हम इवोल्यूशन को एक परिणाम मान लें या प्रक्रिया मान लें। कहने का मतलब है कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है या परिणाम है, आज तक कोई नहीं बता पाया के, पर ये बातें लिखी है एनसीईआरटी में, पता होना चाहिए हमको कि यदि आप पूरे के पूरे जो है फिजिकल वर्ल्ड, बायोलॉजिकल वर्ल्ड को जोड़ के बात करेंगे तो इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस। केवल आप अर्थ पर स्टोरी ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो ये एक जो है नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस का ये कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है ना?
थॉमस माल्थस ने जो है पॉपुलेशन पे काम उन्होंने एक जो है वो पॉपुलेशन पे एक ऐसे लिखा, उन्होंने जो है वो बताया, एक बुक लिखी, उसका नाम ऐसा था बुक का, उसमें उन्होंने बताया कि जो फूड है, फूड अर्थमेटिक तरीके से बढ़ता है, और जो पॉपुलेशन है उन्होंने बताया कि हमेशा जो फूड है फूड का जो फूड है वो हमारे सिस्टम में वो अर्थमेटिक तरीके से बढ़ता है, जबकि पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ती है। तो देयर मस्ट बी एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर फूड की रिक्वायरमेंट पॉपुलेशन की ग्रोथ से मैच नहीं कर पाती है, ठीक है, तो वैसे में जीवों को मरना पड़ता है। तो वो कहते हैं यदि हम, सिंपल सी बात है, वो कहते हैं यदि सारे जीवित जो जितने भी जीव रिप्रोड्यूस होते हैं सब सर्वाइव कर जाएं, सारे जीवित रह जाएं, तो प्रॉब्लम ये होगी कि फूड अवेलेबल नहीं होगा यहां पर के। सबसे स्लो रेट से रिप्रोड्यूस करने वाला एलिफेंट भी पूरी धरती को भर देगा। इसीलिए प्रकृति में एक एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है। इसीलिए क्या होता है कि जो बेहतर ऑफस्प्रिंग होते हैं वो चुने जाते हैं और बाकी नहीं चुने जाते हैं, ठीक है ना। और इस विचार ने डार्विन को प्रभावित किया, और यहीं से डार्विन ने सोचा क्या, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। डार्विन ने क्या सोचा? डार्विन ने सोचा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने क्या कहा? प्रकृति में जीवित जीवों को जो है जीवित रहने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और जो बेहतर होगा वो सर्वाइव करेगा, और जो सर्वाइव करेगा उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर अब डार्विन ये नहीं बता पाए कि ये वेरिएशन आते कहां से। डार्विन सोर्स ऑफ वेरिएशन के बारे में ज्यादा श्योर नहीं थे वो, कि कहां से आते हैं, कि कैसे बनते हैं। पर जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने जो है वो क्या किया, इन्होंने ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट का नाम क्या है, प्लांट का नाम से कंफ्यूज मत करना, प्लांट का साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना, और उसका कॉमन नेम है इवनिंग प्रिमरोज पर एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने म्यूटेशन का आइडिया दिया। इन्होंने कहा सडन जेनेटिक चेंजेस, अचानक आने वाले अनुवांशिक परिवर्तन जो है वो म्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्होंने बताया कि म्यूटेशन जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन लेस होते हैं, कोई निश्चित दिशा नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि डार्विन का बोलना था कि जो परिवर्तन होते हैं वो स्मॉल होते हैं, डायरेक्शन जो भी परिवर्तन आते हैं वो स्मॉल होते हैं और एक निश्चित दिशा में होते हैं। पर ह्यूगो डी ब्रीज का बोलना था कि म्यूटेशन जो है वो एक निश्चित दिशा में नहीं होते हैं, रैंडम होते हैं, और ये जो होते हैं वो डायरेक्शन लेस होते हैं, ठीक है। फिर डार्विन का बोलना था कि इवोल्यूशन एक धीमे धीमे क्रमिक एक सीक्वेंस से होने वाली प्रक्रिया है, जबकि डी ब्रीज बोलते थे कि म्यूटेशन एक सिंगल बड़ा स्टेप है, जंप है, कि वो कहते हैं कि जीवित जीवों में सडनली कुछ ऐसा होता है कि अगला एक नया जीव बन जाता है, तो वो कहते हैं सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसको सॉल्टेशन कहते हैं। तो सॉल्टेशन वर्ड का मतलब क्या है बेटा, ये याद रखिएगा कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को हम सॉल्टेशन कहते हैं, और सॉल्टेशन वो कहते हैं, डी ब्रीज कहते हैं कि भैया ऐसा है कि अचानक से कुछ ऐसा होता है कि अगली एक जनरेशन नहीं बन जाती, कि डार्विन कहते हैं ऐसा नहीं होता, ग्रेजुअली होता है। आज नियो डार्विनिज्म की बात करें, हम नवीन डार्विनवाद की बात करें, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आज हम इवोल्यूशन को ऐसे समझते हैं कि इट्स नॉट ए सिंगल प्रोसेस, इट्स ए कैस्केड, या हम ऐसा बोलेंगे एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया इसमें कि कुछ हद तक म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है, कुछ हद तक उसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे करने पर वेरिएशंस अलग अलग प्रकार से बनते हैं, ठीक है। फिर इवोल्यूशन होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आते हैं हार्डी विनबर्ग। अब चूंकि यहां पे जेनेटिक्स की बात आ चुकी है, जीन्स की बात आ चुकी है, जीन फ्रीक्वेंसी की बात आ चुकी है, तो अब यहां पर पिक्चर में आते हैं हार्डी और विनबर्ग, ठीक है। देखो बेटा, हार्डी विनबर्ग कहते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फिक्स रहती है, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ने। देखो आपको जीवित जीव है, कोई भी जीन है, कोई भी डोमिनेंट जीन हुआ, रिसेसिव जीन हुआ, कोई भी, देखो कोई भी जीन होता है उसके दो, जनरली हम कहते हैं कि हमारे पास जीन जोड़े में होते हैं, एक जीन जो है वो मदर से आता है, एक फादर से आता है। कोई भी जीन जो होता है उसका एक होगा उसका डोमिनेंट वेरिएंट होगा, एक उसका रिसेसिव वेरिएंट होगा। ये कहते हैं कि जो एलील है, एलील का मतलब होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, जैसे कैपिटल टी का एलील स्मॉल टी है, ठीक है, कैपिटल पी का एलील स्मॉल पी है,
तो वो कहते हैं कि एलील जो होता है वो होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। तो जो भी जीन के अल्टरनेट फॉर्म अवेलेबल हैं उनकी कुल जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉपुलेशन में फिक्स होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन देखने हमको नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि जीन पूल का मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट समस्त जीन के, एक पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट टोटल जीन, सारे जीन सारे एलील जो एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं, जो गैमिट्स के पॉपुलेशन के गैमिट्स के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि गैमिट के जीन का तो मतलब है वही तो अगली पीढ़ी में जाते हैं। एक पॉपुलेशन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव गैमिट्स में प्रेजेंट जितने भी जीन्स हैं, एलील हैं, सबके कुल योग को हम जीन पूल कहते हैं। तो जीन पूल का डेफिनेशन याद रखना बेटा, जीन पूल इज द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स और एलील्स प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव गैमिट्स ऑफ ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के प्रेजेंटकारी गैमिट्स में उपस्थित सभी एलील्स और जीन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, जीन पूल कहते हैं। ठीक है, वो कहता है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसे जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा एलिलिक फ्रीक्वेंसी का योग जो है वो 1 रहता है। वो कहते हैं कि मान लो सपोज आपने कहा कि डोमिनेंट एलिल है कैपिटल ए, रेसिव एलिल है स्मॉल ए। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी हो गई स्मॉल पी और ए की फ्रीक्वेंसी हो गई स्मॉल क्यू। तो हार्डी और विनबर्ग कहते हैं कि डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी स्मॉल पी, रेसिव एलिल की फ्रीक्वेंसी स्मॉल क्यू, हमेशा p प्लस क्यू का योग हमेशा 1 रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। यह है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। वो कहते हैं ऐसा रहेगा, हमेशा एलिलिक फ्रीक्वेंसी का योग जो है वो 1 ही रहेगा। ठीक है, आप समझते हैं। अब मैंने क्या कहा, p प्लस क्यू एलिल का योग हमेशा 1 रहेगा। ठीक है ना, यहां पे एग्जांपल में बी लिया हमने यहां पे। ठीक है, अब क्या है, वो कहते हैं कि एक जीवित जीव, अब मान लो एक एलिल है, ठीक है, तो उसके अल्टरनेट फॉर्म होगा, मैंने कहा कैपिटल, मान लो कैपिटल बी जीन यहां पर है, इसका अल्टरनेट फॉर्म स्मॉल बी यहां पर दे रखा है। ठीक है ना, कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी स्मॉल पी है और स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी स्मॉल क्यू है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक जीवित जीव में क्या होता है, जीन जोड़े में होता है। तो क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है यहाँ पे, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी पॉसिबल है ना बेटा। ये क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, ये पी क्यू हो गया, ये क्या हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया ना। इसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल पी पी स्क्वायर हो गया, स्मॉल पी स्मॉल क्यू पी क्यू हो गया, स्मॉल बी क्यू स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो तो क्या मिलता है आपको हमेशा बेटा, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, यही मिलेगा ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब ये तो पढ़ा हुआ है जेनेटिक्स हमने। ठीक है ना, ये क्या हो गया, पी स्क्वायर 2p क्यू और क्यू स्क्वायर, ये आ गया इक्वेशन, है ना। ये बेटा सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेस करके पी स्क्वायर क्या, एक कैपिटल बी मिला तो पी स्क्वायर हो गया, दो कैपिटल बी स्मॉल बी मिले तो क्यू 2p क्यू हो गया, और एक हमें स्मॉल बी मिला तो क्यू स्क्वायर हो गया। फ्रीक्वेंसी एल की फिक्स रहेगी। ये है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर। अब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को यदि आपको लागू करना है तो आपको कुछ एजम्पशंस मानने पड़ेंगे। आपको मानना पड़ेगा कि कोई नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन में नहीं होता है, किसी कैरेक्टर को कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। नंबर 1, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो म्यूटेशन, कोई कहीं जाएगा नहीं, जो जाए वहीं रहेगा, नो माइग्रेशन, पॉपुलेशन बड़ा होना चाहिए, रैंडम मैटिंग, सिलेक्टिव मैटिंग नहीं होना चाहिए, रैंडम मैटिंग होना चाहिए। ये बेटा एग्जाम में पूछा जाता है। ये वो एजम्पशन है जो बताता है कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कब काम करेगा, जब नो सिलेक्शन हो, नो म्यूटेशन हो, नो माइग्रेशन हो, लार्ज पॉपुलेशन हो और रैंडम मैटिंग हो, तब ये काम करेगा। ठीक है, क्लियर। तो देखते हैं, व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर फ्रॉम, अब देखो हार्डी विनबर्ग है, यदि हमें, अब हमको पता है कि हार्डी विनबर्ग ने कहा है कि नो नेचुरल सिलेक्शन, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगा। लेकिन यदि आप फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हो और आपको अंतर दिखाई पड़ता है, आपको ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग दिखाई पड़ता है, तो बिल्कुल जैसे बेटा मैंने लिखा है ना अपनी स्लाइड में एरो लगा के, आपको भी ऐसे एरो लगा लिखना है बेटा, क्योंकि ये लास्ट मिनट रिवीजन में मैं कह रहा हूं आपसे, थोड़ा सा एफर्ट मेरे साथ कर लेंगे ना तो 2-3 पेज में हम जो 2 रजिस्टर के पेज में हमारा पूरा चैप्टर आ जाएगा और हम फटाफट रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं बेटा और वैल्यू डिफरेंट आता है तो इसका मतलब है कि देयर इज द डिफरेंस इज द डायरेक्शन। कोई तो परिवर्तन हुआ है कि एक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ावा मिल रहा है, एक की कम हो रही है, मतलब द डिफरेंस इज द डायरेक्शन, और ये इवोल्यूशन चेंज को रिप्रेजेंट करता है। वेरी वेरी आईएमपी। जब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में आपको जीन फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग दिखाई पड़ता है, तो हम कहते हैं कि यहां पे डिफरेंस है, वही डायरेक्शन है और वो इवोल्यूशन चेंज को वो शो कर रहा होता है। चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इवोल्यूशन। ठीक है, अब यहां पर हम कहते हैं कि 5 फैक्टर ऐसे होते हैं जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ये भी बेटा एग्जाम का पोटेंशियल क्वेश्चन है, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। ठीक है,
अरे कुछ लोग यहां से वहां चले गए, इस पॉपुलेशन से कुछ लोग यहां से वहां शिफ्ट कर गए, ठीक है, तो जो उनके साथ में उनके जीन्स भी वहां चले गए, क्योंकि वो तो जीन तो है व्यक्ति के अंदर ही है, उस एनिमल के अंदर ही है, गैमेट में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट, कुछ ऐसा घटना घटा कि कई जीवों की मृत्यु हो गई, कुछ जो बचे वहां पे, ठीक है, तो बड़े पैमाने पर जीन्स का लॉस वहां पर हुआ, कोई सडन इवेंट होने पर, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। म्यूटेशन हुआ, कोई यहाँ पर रेडिएशन के कारण म्यूटेशन का फ्रीक्वेंट जीन में नए जीन का विकास हो रहा है, कोई नया जीन सडनली बन गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये चीजें जो है वो हार्डी-विल्सन इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब मान लो एक बड़ी पॉपुलेशन थी, अब इमेजिन करते हैं, सुन समझते हैं कि एक बड़ी पॉपुलेशन थी, उसमें इस तरह के जीव प्रेजेंट थे, ब्लू बना दिए बेटा, ये ब्लू डॉट डॉट वाले जीव प्रेजेंट थे, क्या हमने इमेजिन समझ के, ठीक है, इनका एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है और कुछ जीव इसमें ऐसे प्रेजेंट थे ये, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक पॉपुलेशन थी, ये एक पॉपुलेशन थी के, है ना। अब कोई ऐसी घटना घटी कि इसमें से कई जीवों की डेथ हो गया, हमने कहा कुछ ऐसा घटा कि इनका सबका डेथ हो गया, ये सब मर गए, ठीक है। अब जो नई पॉपुलेशन बनी वो कैसी थी, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन ने क्या किया, इसने ग्रो किया। अब चूंकि वो एक पर्टिकुलर बीमारी आई जिससे कि वो ब्लू वाले जिनको ब्लू डॉट बनाया हमने, वो एक तरह के एनिमल है जो मर गए, ठीक है। अब क्या हुआ अगली पॉपुलेशन में, क्या हुआ अगली पॉपुलेशन में, यहां पर ये क्या हुआ, यहां पर अगली पॉपुलेशन में ये हुआ कि इनकी संख्या बढ़ गई, इनकी संख्या कम रही, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो अब जो बची हुई पॉपुलेशन थी वो फाउंडर के समान काम कर रही थी, वो जीव थे जो आगे की जनरेशन को बनाने का काम कर रहे थे, तो इसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। यानी यदि ऐसा भी होता, मान लो ऐसा होता कि ये रेड वाले जो जिनको रेड डॉट बनाए ये एनिमल कहीं और शिफ्ट कर गए होते तो वहां की पूरी पॉपुलेशन उनके समान होती। ये है फाउंडर इफेक्ट। तो कहते हैं कि ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, एक बड़ी जनसंख्या में यदि कई जीवों की मृत्यु हो चुकी है, कई जीव खत्म हो चुके हैं, तो उसमें से कुछ जीव जो बचेंगे वो फाउंडर कहलाएंगे और अपने इसी जनसंख्या को बढ़ाएंगे, जिसकी जीन फ्रीक्वेंसी है इसकी जीन फ्रीक्वेंसी में और इसकी जीन फ्रीक्वेंसी में आपको काफी अंतर देखने मिलेगा, ठीक है बेटा, क्लियर। अब समझना है, प्राकृतिक चयन जो होता है, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, वो तीन दिशाओं में काम करता है, तीन प्रकार से काम करता है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वर्क्स इन ए थ्री वे, के तीन तरीके। एक होता है स्टेबलाइजेशन के, मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर जो मीन होता है, मतलब जो एक्सट्रीम में नहीं होता, मीडियम मीन कैरेक्टर होता है, मतलब जिसका वैल्यू ऐसा होता है जो बीच में होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। ऐसा कैरेक्टर जो एक पर्टिकुलर दिशा में होता है, मतलब एक किसी कैरेक्टर को फेवर करते हैं, दूसरे को फेवर नहीं करते हैं, या दो एक्सट्रीम कैरेक्टर को फेवर करते हैं। अब समझते हैं पहले इसको, देखो समझो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। कैसे, देखो नंबर, आप एनसीईआरटी में देखना बेटा, डायग्राम इंपॉर्टेंट के, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप, देखो उसमें फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड। अब क्या हुआ बेटा कि यहां पर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में क्या था कि कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो बीचों बीच जो कैरेक्टर थे, मतलब जो मीडियोकर कैरेक्टर थे के, मीडियम साइज मतलब के एनिमल मान लो थे, उनको फेवर कर रहे थे के। लेकिन क्या हुआ, इस पॉपुलेशन में समय के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, इसमें लगातार विद द टाइम इनमें नेचुरल इवोल्यूशन हो रहा है और नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। क्या देखा हमने, कहा कि दोनों एक्सट्रीम वाले कैरेक्टर संख्या में काफी कम हो गए। देखो आप, ये जो ग्राफ था ऊंचा उठ गया है और नैरो हो गया, दोनों किनारों से नैरो हो गया। ये क्या शो कर रहा है, ये कह रहा है कि पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, कि ये क्या है, ये स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन के, मतलब जो कैरेक्टर मीन कैरेक्टर थे उनको स्टेबलाइज कर लिया गया है और उनको ही बढ़ावा मिला है, ठीक है। अब लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन बदल रही है, तो क्या कहा हमने, कहा कि ये पीक है वो शिफ्ट कर रहा है, वो इस तरफ आगे बढ़ रहा है। आप देखो ना कि वो पीक जो है वो आपका पीक जो है वो एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो है बढ़ावा मिल रहा है, दूसरा कैरेक्टर धीमे धीमे कम होता जा रहा है। तो क्या बोला हमने, बोला इसको डायरेक्शनल, बोला इसको हमने कहा एक दिशा में, जैसे वेस्टर्न विटुलेरिया था का एग्जाम्पल था, पेपर्ड मॉथ का, अरे इंडस्ट्रियल मेटालिज्म की बात की थी ना हमने अभी, पेपर्ड मॉथ की, उसमें क्या था, डायरेक्शनल, व्हाइट से ब्लैक पे आ गए थे उठ के, तो डायरेक्शनल हो गया ये, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि पॉपुलेशन के में जो मीन कैरेक्टर था, जो बीचों बीच वाला, वो कम संख्या में कम होने लगा, और आप क्या देख रहे हो, जो एक्सट्रीम कैरेक्टर थे वो बढ़ने लगे। ये क्या हो गया, ये हो गया डिसरप्टिव हो गया,
डिसरप्टिव। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन में दो एक्सट्रीम फॉर्म को बढ़ावा मिल रहा है, बीच वाले फॉर्म को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। अब देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा है इसको, देखो स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर के। स्टेबलाइजेशन नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है बेटा, कि अधिक से अधिक जीव जो होते हैं वो मीन कैरेक्टर को जो है वो एक्वायर करते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल में क्या होता है कि मोर अधिक से अधिक जीव जो होते हैं वो एक सर्टेन वैल्यू को एक्वायर करते हैं, मतलब मीन कैरेक्टर से आगे बढ़कर एक दिशा की ओर जाते हैं। ठीक है, डिसरप्शन में क्या होता है बेटा कि मोर ऑफ द इंडिविजुअल होते हैं वो एक्सट्रीम कैरेक्टर जो होते हैं, पेरिफेरल कैरेक्टर होते हैं उसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन मीन कैरेक्टर जो है धीमे धीमे कम होने लगता है, ये डिसरप्शन होता है। ठीक है ना, क्लियर। अब ये ग्राफ याद रखना बेटा, ठीक है, ये है स्टेबलाइजिंग ग्राफ, ये है डायरेक्शनल ग्राफ, और ये है बेटा क्या, ये क्या है, तीसरा वाला क्या है, डिसरप्टिव ग्राफ। के डिसरप्शन या डिसरप्टिव ग्राफ है तीसरा वाला, डिसरप्टिव या डिस्ट्रक्शन ग्राफ है बेटा, याद रखना इसको। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब बात करते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की। तो कुछ हमें डेटा यहां पर याद रखना पड़ेगा, और याद रखना पड़ेगा बेटा इसको सिंपल सा देखो एनसीईआरटी, क्योंकि आप 10 अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, कई तरह की आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको ये डेटा अलग अलग मिलेगा। तो अलग अलग डेटा का कोई मतलब नहीं, जो एनसीईआरटी में डेटा देखा बेटा दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा आपसे कि तकरीबन 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स, जॉलेस फिश 350 मिलियन ईयर्स अगो के, सीवीड और कुछ प्लांट 320 मिलियन ईयर्स अगो के। ऐसी मछली जिसमें लंबा नुकीला मुंह था, स्ट्रॉन्ग फिन थे, जो जमीन पे आ जाया करती थी और वापस पानी में चले जाती थी, मतलब ये एम्फीबिया के विकास की कहानी की शुरुआत है कि ये 350 मिलियन ईयर्स अगो के। 1938 में साउथ अफ्रीका में एक लॉफ फिन को पकड़ा गया, लॉफ फिन फिश को पकड़ा गया, लॉफ फिन फिश कहते हैं इसको, पकड़ा गया, इसे कोलाकैंथ कहते हैं, और ये एम्फीबिया की पूर्वज कही जाती है। तो ये भी याद रखना है, छोटी सी जानकारी एनसीईआरटी में दे रखी पर एग्जाम में आ सकती है बेटा ये। ठीक है, फिर रेप्टाइल के पास में, रेप्टाइल एम्फीबिया से की तुलना में अधिक जो है वो धरती पर राज किए, रेप्टाइल्स जो है वो अधिक जो है डोमिनेट किए इस अर्थ पर। लंबे समय तक रेप्टाइल्स का राज रहा है, क्योंकि उनके अंडे जो थे वो सख्त खोल के थिक शेल्ड एग थे। जो एम्फीबिया के जो अंडे थे उनमें जेली प्रेजेंट थी, पानी के अंदर देना पड़ता था, बाहर जो है वो सनलाइट में सूख जाया करते थे, डेसिकेशन हो जाया करता था, उनका खत्म हो जाता था, इसलिए एम्फीबिया बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे वो, कि जितना रेप्टाइल के अंडों के अंदर जो है वो पूरा ऐसा एनवायरनमेंट था कि जीवित जीव जो वो जीव अपने आप को जो है वो ग्रो कर सकता था, पानी की रिक्वायरमेंट नहीं थी उसको। ठीक है, फिर 200 मिलियन ईयर्स अगो कुछ ऐसे रेप्टाइल्स थे, बड़े साइज के डायनासोर थे, रेप्टाइल्स थे, जो पानी के अंदर वापस चले गए और मछली के समान डायनासोर्स को बनाया, इसे इक्थियोसोर कहते हैं। सबसे खतरनाक डायनासोर जो शिकारी था वो था टी-रेक्स, क्या तकरीबन 65 मिलियन ईयर्स अगो। पता नहीं क्या हुआ धरती में, कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिसकी कहानी आज भी अधूरी है, कि डायनासोर जो है वो गायब हो गए, सडनली डिसअपीयर हो गए। ठीक है ना, अब आते हैं इवोल्यूशन के हीरो पर, हीरो बोलो कि विलेन बोलो, उस पर आते हैं हम। के तकरीबन 15 मिलियन ईयर्स अगो के 15 मिलियन वर्ष पहले जो है वो प्राइमेट्स के जैसे ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, आप देखो बेटा सीक्वेंस याद रखना है कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस का उदय हुआ, उसमें से रामापिथेकस अधिक जो है वो, आपको पता है ये शिवालिक हिल्स, इंडिया में शिवालिक हिल के आसपास जो है वो इनको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको रामा वर्ड राम से लेकर रामापिथेकस कहा गया। और ये अधिक मनुष्य के समान दिखाई पड़ते हैं दोनों ऐप के, दोनों है ऐप ही हैं। ठीक है, और जो है वो ड्रायोपिथेकस जो है मोर ऐप लाइक, ड्रायोपिथेकस आर मोर ऐप लाइक एंड रामापिथेकस, यदि दोनों में से किसी को हमें डेट करना, हम बोलेंगे कि ड्रायोपिथेकस देन दी रामापिथेकस, कि कौन आगे पीछे आया इसमें। ठीक है, फिर इथोपिया और तंजानिया में भी हमको कुछ है वो ऐसे फॉसिल मिलते हैं जो 3 से 4 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ये मैन लाइक प्राइमेट्स हैं और इनकी हाइट, ऐसा लगता है इनकी हाइट 4 फीट के ऊपर की नहीं होती है और ये सीधा खड़ा होकर चल सकते थे, लेकिन कोई सर्टेन नहीं। ये फॉसिल बड़े कंफ्यूजिंग है जो इथोपिया और तंजानिया में मिले हैं। उसके बाद हमें 2 मिलियन वर्ष पहले के, यानी हमें ऐसे फॉसिल मिलते हैं हमको जो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में के जो है पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों को की ओर इशारा करते हैं, वहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रेजेंट था। और ये पहले ऐसे जो थे आदि मानव थे, प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, जिन्होंने स्टोन वेपन्स का इस्तेमाल किया। हालांकि खाते ये फल खाते थे, ये अभी भी ये ऐप के समान ही थे कि फल खाया करते थे, पर इन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर लिया था, शायद अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि ये देखो, ये शिकार नहीं करते थे, क्योंकि कारण उसके पीछे ये कि ये खाते फल थे। ठीक, उसके बाद
पहली बार मनुष्य के समान कोई ऐसा जो है एंशिएंट ह्यूमन या बोलेंगे ऐसा क्रिएचर जो मनुष्य के समान दिखा, जिसको हम होमिनिड कहते हैं। होमिनिड मतलब होता है कि जो जीनस होमो के अंदर आता है, किस में आता है, जीनस होमो में आता है, मनुष्य के समान आता है। तो वो था होमो हैवेलिस के। इनका जो ब्रेन था वो हमसे काफी कम था, 650 से लेके 800 सीसी का इनका क्रेनियल कैपेसिटी था। ये मीट नहीं खाते थे, ठीक है, ये मीट नहीं खाया करते थे। ये अभी भी जो है वो जड़ों को, सीड को खाया करते थे। 1891 में जावा में जो है सुमात्रा जावा जो है वहां पर एक फॉसिल मिला है, और वो कुछ फॉसिल मिले हमें जो तकरीबन 1.5 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, और इनको होमो इरेक्टस कहा गया। और इनका जो ब्रेन है वो 900 से, याद रखना बेटा, क्रेनियल कैपेसिटी के होमो हेवेलिस की 450 से 800 के, और वो जो होमो इरेक्टस मिला उसकी 900 सीसी होता है। और ये संभवतः पहले ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने मीट खाया। अब आप बोलोगे सर मीट खाने का क्या मतलब है? अरे भाई, मीट खाने का मतलब है शिकार करा। अब मीट खा रहा है तो जो है वो मरा हुआ एनिमल खाएगा। शुरुआती मनुष्य ने मरा हुआ एनिमल खाया, लेकिन बाद में धीमे धीमे उसने ऐसे पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिए जिससे वो जीवों को मारकर खा सकता था। के निएंडरथल जो है वो कहा जाता है कि ये हमारे बराबर लगभग हमारे बराबर क्रेनियल कैपेसिटी वाले मनुष्य थे ये, और इनमें 1400 सीसी का इनका जो है वो ब्रेन था। और ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के आसपास रहा करते थे। ये बेसिकली इनका उदय तो निएंडर वैली में हुआ था, लेकिन ये बाद में इस तरफ शिफ्ट हो गए थे। और ये कहानी है 1 लाख से लेकर 40,000 वर्ष पुरानी कहानी है के, ठीक। और ये गुफाओं में रहना शुरू किया, अपने आप को छिपाना शुरू किया उन्होंने, दूसरे एनिमल से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए गुफाओं में रहना शुरू किया। तो कैव डवेलर थे, कैव पहले के मनुष्य थे वो पेड़ों पर रहना पसंद करते थे। कि ये जो है वो कहाँ जाके रहना पसंद, हाइड, इन्होंने हाइट्स बनाए, छिपने की जगह बनाई इन्होंने। और साथ में इन्होंने जो है अपने इन्होंने पहली बार ऐसा कहते हैं धर्म की शुरुआत की, इन्होंने कुछ रिचुअल्स करना शुरू किए। इन्होंने अपने जो साथ के जो मनुष्य मर जाया करते थे उनको दफनाने की शुरुआत की इन्होंने। तो बुरियल जो वरी करने की, जो हम कहते हैं कि दफनाने की जो प्रोसेस होती है, वो इन्होंने शुरू किया, ठीक है। फिर होमोसेपियंस का उदय जो है, जो होमोसेपियंस का ओरिजिन है वो भी अफ्रीका में हुआ। कहते हैं ऐसा कि आइस एज, जब कभी जो है वो आइस एज का वक्त था 75,000 से लेकर 10,000 वर्ष पहले, तब होमोसेपियंस जो है उसका उदय हुआ यहाँ पे। और होमोसेपियंस ने सबको जो है ना, ऐसा कहते हैं एक समय ऐसा रहा होगा कि होमोसेपियंस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नस सब आपस में जो है वो प्रेजेंट रहे होंगे अलग अलग जगह पर, लेकिन होमोसेपियंस अधिक चालाक था, अधिक धूर्त था, अधिक तेज था और लड़ाकू था। कोई कुछ मत करो आप, 10 लोगों को कमरे में बंद कर दो, 15 लोग कमरे में बंद कर दो, बगैर किसी बात के लड़ेंगे वो। अरे बिग बॉस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, नहीं लड़ते। बिग बॉस जैसे शो में क्या होता है, कुछ नहीं, किसी को खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है, सब कुछ है, मनोरंजन, लेकिन लड़ेंगे जरूर। ये मनुष्य की प्रवृत्ति शुरू से रहेगी। ये और ये ऐसे लड़ लड़के एक दूसरे को मार मार के, पुराने दूसरे मनुष्य जो बाकी निएंडरथल था तो सीधा था कंपैरेटिवली के, लेकिन ये तेज थे। कुछ नहीं, ऐसी झोपड़ी में आग ला के आ गए, ऐसी गुफा में कुछ करके आ गए के, मतलब समझ गए ना मनुष्य की कैसी उत्पादी प्रकृति होती है। तो वो होमोसेपियंस की भी थी वो, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, तो होमोसेपियंस अफ्रीका में उत्पन्न। फिर मैंने कहा कि आज हमको जो है वो, अब देखो बेटा, ये सब मैं डेटा के बता रहा हूं, एनसीईआरटी डेटा इंपॉर्टेंट के। पोस्ट हिस्टोरिक केव आर्ट के गुफा चित्र जो हैं वो 18,000 वर्ष पुराने तकरीबन के, एंड ये डेट किया है तो हमको 18,000 ईयर्स पुराने होते हैं। तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, गुफाओं में जो शिकार के चित्र बने हुए हैं, भीमबेटका में हमको ऐसे देखने मिलते हैं 18,000 वर्ष पुराने के। कृषि की शुरुआत जो है 10,000 वर्ष, जो एग्रीकल्चर की शुरुआत है वो 10,000 ईयर्स बैक हुई है, और वहीं से किंगडम शुरू हुए, राज्य बनना शुरू हुए, गांव बसना शुरू हुए, लोगों ने अपनी अपनी जमीनें बांट ली है। ये सब शुरुआत वहां से होती है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर क्या है, ये पूरे ने यहां पर हमने क्या कहा, ये जो है इस पॉइंट पर हमारी कहानी पूरी खत्म होती है इवोल्यूशन की। मैंने एनसीईआरटी का एक सिंगल पॉइंट के जो रिलेवेंट पॉइंट था, एक सिंगल पॉइंट मैंने आपको यहां पर कवर कराया हुआ है, और आपको मैंने कहा भी ये बेटा कि थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, पर ये छोटी छोटी लाइनों को आप एरो लाके शॉर्ट में लिखते जाएंगे तो ये आपको बड़े काम आएगा लास्ट मिनट रिवीजन में, क्योंकि एनसीईआरटी को ऐसा पूरा लास्ट मिनट में रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, पर अभी हमने जो किया ये हमारे काम आएगा के। तो यहां पर इवोल्यूशन की हमने पूरी एक 1 to 1 सारी जितनी बातें थी हमने यहां पर कवर की बेटा, ठीक है ना, क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब इस देखो, एक तो देखो मैंने पहले भी कहा ये लेक्चर उन बच्चों को अच्छे समझ में आएगा जिन्होंने एक बार पूरे लेक्चर इवोल्यूशन की, मैंने तो पूरी स्टोरी बताई बेटा के, पूरे एपिसोड्स थे इवोल्यूशन के, वो जिन्होंने पूरे देखे हुए हैं।
अच्छे से जिन्होंने उसको पढ़ा हुआ है, ठीक है, एमसीक्यू लगा। और उस ये रिवीजन बेसिकली फोकस बैच के उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने एक बार पूरा पढ़ लिया है। अब क्या देखें, तो आप वीडियो नए देखने की पूरी जरूरत नहीं बेटा, आपको केवल एक बार ब्रीफिंग देखनी है आपको, और लेकिन खूब सारे क्वेश्चन लगाने बच्चे, ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन लगाओ बेटा, ठीक है ना, डीपीएस मिस नहीं करना आपको, कोई टेस्ट मिस नहीं करना आपको, हर टेस्ट में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।